वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। कम्यूटेशन को सुधारने की अर्थात कि कंप्यूटर को सुधारने की जो मेथड है, इन मेथड्स के बारे में जानेंगे। और इसके पहले वाली जो क्लास में हमने पढ़ा था कि कम्यूटेशन क्या होता है और कम्यूटेशन में कौन कौन सी जो स्टेप हैं उन स्थितियों को हमने समझा था। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कम्यूटेशन को सुधारने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो कम्यूटेशन को सुधारने की मेथड कौन कौन सी दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले कम्यूटेशन मेथड आप इम्प्रूविंग कम्यूटेशन। कम्यूटेशन कम्यूटेटर पर स्पार्किंग रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण होता है और वही रिएक्टेंस वोल्टेज हमें स्पार्क के रूप में कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर दिखता है। तो यहाँ पर कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग हो रही है ये किसके कारण हो रही है दोस्तों? रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण हो रही है। तो ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज है, रिएक्टेंस ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, एसी सर्किट पढ़ोगे आप तो ये तीनों का कॉम्बो होता है। और रिएक्टेंस को एक्स से शो किया जाता है। रिएक्टेंस को ऐसे शो करते हैं, एक्स से शो किया जाता है, मतलब कि एक्स से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग होगी वो रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण होता है, अर्थात कि उसे हम बैक ईएमएफ कह सकते हैं, ईबी से शो से किया जा सकता है। तो ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज कम्यूटेटर पर बनता है तो ये बनता है रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण। इसे ही हम विरोधी विद्युत वाहक बल के कारण मतलब नाम से जाना जाता है। और ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज है जो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग हो रहा है ये बैक ईएमएफ अर्थात कि विरोधी विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने के कारण ही होता है। मतलब कि ये जो बैक ईएमएफ है ये रिएक्टेंस वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और ये रिएक्टेंस उत्पन्न होने के कारण आपको कम्यूटेटर पर स्पार्किंग प्राप्त होगी। यदि इसे समाप्त कर देना है, मतलब कि करना चाहिए, तो कौन सी मेथड यूज करेंगे कि ये समाप्त हो जाएगा? तो इसे समाप्त कर दिया जाए तो कम्यूटेशन क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा, मतलब बेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम इस स्पार्किंग को, इस रिएक्टेंस वोल्टेज को, इस विरोधी विद्युत वाहक बल को हमें ख़त्म करने के लिए और कम्यूटेशन की प्रोसेस को सुधारने के लिए हमें कुछ ऐसी मेथड हैं जिनका उपयोग करके आप कम्यूटेशन की मेथड को सुधार सकते हैं, अर्थात कि कम्यूटेशन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कम्यूटेटर पर जो चिंगारी उत्पन्न हो रही है यदि उसे एल्यूमिनेट करना है या उसे न्यूट्रलाइज करना है तो हमें कम्यूटेशन सुधारने के लिए दो मेथड का उपयोग करना होगा। उसमें पहला जो मेथड मिलेगा आपको विद्युत वाहक बल कम्यूटेशन विधि, अर्थात कि इसे कहते हैं कम्यूटेशन ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड। तो ये जो ईएमएफ है जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंस वोल्टेज प्राप्त हो रहा है ये विरोधी विद्युत वाहक बल के कारण ही हो रहा है। तो आपको पता होगा कि लोहा लोहे को ही काटता है, वैसा ही यहाँ पर भी हम इस विरोधी विद्युत वाहक बल को दूर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए विद्युत वाहक बल कम्यूटेशन मेथड का ही उपयोग करेंगे हम, ठीक है। तो इस मेथड में होता क्या है, ठीक है, इस विधि के द्वारा क्या करेंगे, ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज है इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए इसके विपरीत दिशा में हम क्या लगा देंगे, एक इंटरपोल लगा देंगे। तो इंटरपोल लगाएंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, पोल का छोटा जो प्रारूप होता है वो इंटरपोल कहलाता है। जैसे कि यदि हम यहाँ पर देखें ये कोई पोल है, एन पोल हो गया और ये हो गया एस पोल। अब इसके बीच में यहाँ पर और एक पोल लगा दिया हमने, ये एक पोल हो गया, ठीक है, ये हो गया एन और ये हो गया एस। अब यहाँ पर हमें इंटरपोल लगाना होगा, ये इंटरपोल हो जाएगा, ये इंटरपोल हो जाएगा, ये इंटरपोल हो जाएगा, ये इंटरपोल हो जाएगा। तो आप जब इंटरपोल लगा देंगे तो ये इसमें भी आपको यही मिलेगा, ये कहलाएगा इंटरपोल। और ये हो गया आपका मेन पोल। तो मेन पोल के बाद में मतलब दो मेन पोल के बीच में एक यदि इंटरपोल लगाते हैं आप तो ये जो विद्युत वाहक बल कम्यूटेशन की जो मेथड है ये स्टार्ट हो जाएगी और आपका यहाँ पर जो रिएक्टेंस वोल्टेज है ये रिएक्टेंस वोल्टेज खत्म हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, इस विधि के द्वारा
रिएक्टेंस वोल्टेज के प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें इसके विपरीत दिशा में क्या लगाना पड़ेगा, इंटरपोल लगाना पड़ेगा। तो विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, इसमें जो वाइंडिंग लपेटी होगी इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन के अपोजिट इंटरपोल का डायरेक्शन होगा, तब इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और ये वाला जो विरोधी विद्युत वाहक बल है, मतलब कि ये जो विरोधी विद्युत वाहक बल है ये जो उत्पन्न हुआ है इसे खत्म करने के लिए, क्योंकि इसे खत्म करेंगे तो रिएक्टेंस वोल्टेज खत्म होगा, और यही रिएक्टेंस वोल्टेज को जब हम खत्म कर देंगे तो यहाँ पर स्पार्किंग खत्म हो जाएगी। ये जो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग हो रही है ये पूरी तरह से एल्यूमिनेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर वही करते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज के प्रभाव को खत्म करने के लिए इंटरपोल की सहायता से विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही यहाँ पर जो विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है हमें उसी विरोधी विद्युत वाहक बल के कारण ही उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये मेन पोल की जो ईएमएफ है वैसे ही ईएमएफ जनरेट होगी यहाँ पर इंटरपोल में। तो ये इंटरपोल क्या करेगा, यहाँ पर भी इंटरपोल होंगे तो ये भी इंटरपोल हो गया, ये भी इंटरपोल हो गया, इनमें भी वाइंडिंग लपेटी होगी, ठीक है। ये जो इंटरपोल है इसमें भी वाइंडिंग होगी, तो ये इंटरपोल जब ये कनेक्ट होगा तो यहाँ पर इसमें भी फ्लक्स इस टाइप से जाएगा कि नहीं। तो इससे जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा उसी बैक ईएमएफ का यूज करके हम ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज है इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उत्पन्न हम कैसे करेंगे इसे, इंटरपोल की सहायता से। मतलब इंटरपोल हमें क्या करना पड़ेगा, जनरेटर में लगाना होगा। बीच में क्या होगा, यहाँ पर रोटर होगा, बीच में क्या होगा, रोटर होगा ना, आर्मेचर वाइंडिंग होगी और शाफ्ट के ऊपर आर्मेचर और कम्यूटेटर दोनों लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम इंटरपोल की सहायता से विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करेंगे और ये विद्युत वाहक बल मेन पोल के जो अर्थात कि ये जो विरोधी विद्युत वाहक बल है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और अंततः कम्यूटेटर पर स्पार्किंग खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटरपोल की सहायता से विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है। डीसी जनित्र में मुख्य पोल के मध्य में छोटे छोटे इंटरपोल लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं, छोटे छोटे इंटरपोल लगाए जाते हैं और इसकी सहायता से मुख्य पोल के कैसे होती है, इसकी जो संख्या होती है कैसे होगी, मेन पोल के समान ही होगी। यदि मेन पोल 2 है तो इंटरपोल भी 2 ही मिलेंगे। यदि मेन पोल 4 हैं तो इंटरपोल भी 4 ही मिलेंगे, नहीं तो अनबैलेंस की कंडीशन आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, बैलेंस बनाना है। एक डमी कॉइल भी लगाते हैं, आगे बताएंगे हम डमी कॉइल का क्या काम है। तो आप यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटरपोल को आर्मेचर के कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इंटरपोल किसे कहेंगे, अभी ये सर्किट डायग्राम में आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा। ये है इंटरपोल, ये क्या है, इंटरपोल है। और ये जो पोल है ये कैसा है, ये मेन पोल है। तो ये N ये बना रहा है S, दिख रहा है आपको। और ये इंटरपोल है, इंटरपोल में भी वाइंडिंग लपेटी हुई है। फिर यही वाइंडिंग किस में आई, मेन पोल में। फिर यहीं से सप्लाई, देखो मेन आपको समझना कैसे भैया, यहाँ से देखेंगे आप तो यही वाइंडिंग इस मेन पोल में कनेक्ट है, इसे क्या कहेंगे हम, मेन पोल। और ये क्या है, इंटरपोल। तो ये मेन पोल के ऊपर में मतलब वर्टिकल साइज में लगा हुआ है। तो ऐसा देखने में आपको देखने में मिलेगा कि ये 4 पोल वाला तो नहीं है, लग रहा है ना ऐसे 4 पोल वाला, लेकिन ये जो है ये इंटरपोल है और इसका साइज मेन पोल से आधा होगा। कैसा होगा, आधा होगा। मतलब यहाँ से ये इतना फुल साइज है तो इंटरपोल का इसका आधा साइज हो जाएगा। अब कॉइल को कैसे लपेटेंगे, तो कॉइल इसमें श्रेणी सीक्वेंस में होगा। यहाँ से कॉइल यहाँ पे, यहाँ पर इस टाइप से होगी। अब करेक्शन कैसा होगा देखो, लेकिन ये जो इंटरपोल है, इंटरपोल में ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है किसके, आर्मेचर के। तो टर्मिनल जो होगा यहाँ पर, यदि आपका डीसी शंट जनरेटर है तो डीसी शंट जनरेटर में 4 टर्मिनल होंगे कि नहीं। तो 4 टर्मिनल में एक हो जाएगा A1, दूसरा A2 हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा Z1 और Z2 हो जाएगा। डीसी शंट जनरेटर है तो आप क्या करेंगे, इसमें जो इंटरपोल का वायर निकलेगा, 2 तार निकलेंगे, तो यहाँ से कुछ वाइंडिंग यहाँ पर लपेटी जाएगी, कुछ फेरे
इसमें लपेटेंगे और कुछ फेरे इसमें लपेटेंगे। ठीक है, मतलब ये आमने सामने के दोनों इंटरपोल में आपने लपेट दिया और इसका एक जो कनेक्शन निकलेगा एक वायर और इसका एक जो वायर निकलेगा वो सीधे A1 A2 से जुड़ जाएगा, मतलब आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट मिलेगा आपको अंदर से ही मिलेगा, इंटरनल मिलेगा। ये वाला कैसे मिलेगा? इंटरनल मिलेगा। तो इंटरनल कैसे मिलेगा मालूम है आपको? अब आपको पता है कि ये आर्मेचर तो रोटेटिंग पार्ट है, घूमने वाला भाग है। जब ये घूमने वाला भाग है तो इसमें हम डायरेक्ट वायर का कनेक्शन तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बन ब्रश, अर्थात कि कार्बन ब्रश से सप्लाई किस में जाता है? कार्बन से सप्लाई निकलेगा ना बाहर। यदि जनरेटर की बात कर रहे हैं तो कार्बन ब्रश से ही सप्लाई निकलेगा, मतलब कि जो टर्मिनल होगा आर्मेचर का कनेक्शन किससे हो जाएगा? भाई कार्बन ब्रश से होगा ना, और कार्बन ब्रश से सीधे टर्मिनल बॉक्स में कनेक्शन होगा। तो वहां से कहने का मतलब ये है कि कार्बन ब्रश का जो संपर्क है वो आर्मेचर से है। किससे है? आर्मेचर के टर्मिनल से। तो कार्बन ब्रश का संपर्क आर्मेचर टर्मिनल से है, तो वही कार्बन ब्रश के साथ ही, किसके साथ? कार्बन ब्रश के साथ ही ये जो है ये जुड़ा रहेगा, मतलब कि इंटरपोल का कनेक्शन मिलेगा आपको। तो इंटरपोल का कनेक्शन आप कैसे मिलेगा देखिएगा। आर्मेचर में वाइंडिंग लपेटी हुई है और आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन किससे है? कम्यूटेटर से है, बराबर। अब कम्यूटेटर के ऊपर जब कार्बन ब्रश चलता है तो आर्मेचर में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो कार्बन ब्रश को मिलता है। सही है। अब यहां पर बात की जा रही कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस टर्मिनल को हम आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कैसा जोड़ेंगे? तो आप जो कनेक्शन करेंगे वहां पर टर्मिनल में, ये टर्मिनल में आर्मेचर में इसका कनेक्शन पहले से ही विधिवत लगा रहेगा, मतलब इंटरनल कनेक्शन पहले से ही बना रहेगा। और ये इंटरनल कनेक्शन पहले से ही इंटरपोल का बना रहेगा। तो अब आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? तो आर्मेचर का जो ईएमएफ है यहाँ पर इंटरपोल को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस कारण इंटरपोल में आर्मेचर के समान धारा प्रवाहित होगी। तो आर्मेचर के समान दिशा में जब धारा प्रवाहित होगी तो ये जो इंटरपोल कॉइल है इसमें भी कम्यूटेशन के समय में ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब ये जो कम्यूटेशन की जो प्रोसेस है, जब ब्रश दो खंडों में डिवाइड हो जाता है तो स्पार्किंग होती है और एक ही खंड में रहे तो स्पार्किंग नहीं होती। तो ये जो कम्यूटेशन को सुधारने के लिए हमें ये ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर रिएक्टेंस वोल्टेज उत्पन्न होता है और वो विद्युत वाहक बल के कारण होता है, ईएमएफ जनरेट होने के कारण। तो ईएमएफ ही ईएमएफ को न्यूट्रलाइज कर देगा। जितना बल, यदि मानकर चलिए यदि मैं 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ आपके ऊपर और आप भी मेरे ऊपर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो दोनों की जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो वैसा ही यहाँ पर भी होगा। तो ये कम्यूटेशन के समय में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो चिंगारी को रोकता है, मतलब उसकी जो ईएमएफ है और ये जो इंटरपोल के द्वारा उत्पन्न जो ईएमएफ है, ये दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, स्पार्किंग को 0 कर देंगे और इंटरपोल की ध्रुवता मेन पोल के समान ही रखी जाती है। तो यहाँ पर जो एन पोल है तो यहाँ पर एन पोल बनेगा, ठीक है। यदि इसके आगे वाला जो पोल है ये एन है तो ये भी एन होगा, ये एस है तो ये एस होगा, ठीक है। मतलब कि जो आगे वाला पोल है उसके हिसाब से उसका डायरेक्शन रखा जाएगा। मतलब उसमें एन पोल कब बनेगा, क्योंकि ये भी इंटरपोल है, इसमें भी कॉइल लपेटी है, तो ये तो ध्रुव ये भी बनाएगा, एन और एस ये भी बनाएगा ना। तो ये डिपेंड करेगा साइड वाले इंटरपोल मतलब मेन पोल पर। तो यहाँ पर इंटरपोल की जो पोलैरिटी होती है मेन पोल के समान ही रखी जाती है, मेन पोल के समान ही रखी जाती है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा फील्ड रेगुलेटर, यहाँ पर फील्ड रेगुलेटर लगा देंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मतलब कि ये आर्मेचर है और ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये इंटरपोल की वाइंडिंग हो गई। इसका कनेक्शन आर्मेचर के श्रेणी में होगा। इसे आर्मेचर के कैसे लगाएंगे हम? श्रेणी में लगाएंगे, आर्मेचर के श्रेणी में कनेक्शन कर दिया जाएगा। अब जब ईएमएफ जनरेट होगा तो इंटरपोल में भी होगा। तो ये जो
ईएमएफ उत्पन्न हो रहा था, इस ईएमएफ से उस ईएमएफ को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और अंततः जो स्पार्किंग हो रही थी वो स्पार्किंग खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न कर रहे हैं, और वो भी ईएमएफ किस में उत्पन्न कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंटरपोल में कर रहे हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम विद्युत वाहक बल अर्थात कि ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड रखा गया है, क्योंकि इंटरपोल में हम ईएमएफ उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जो है इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। सेकंड मेथड हो जाएगा रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। अब यदि हम रेजिस्टेंस का मान घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो आपको पता है स्पार्किंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। स्पार्किंग जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो सेकंड है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, और रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या करते हैं, अधिक प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं। ऐसा कार्बन ब्रश जिसकी रजिस्टिविटी क्या मिले, ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर हम काम यूज़ करेंगे कार्बन ब्रश का। तो ऐसा कार्बन ब्रश यूज करेंगे जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा हो। तो आपको पता है प्रत्येक कार्बन ब्रश 1 वोल्ट ड्रॉप करता है, ठीक है। अब ये कार्बन ब्रश 1 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसकी रजिस्टिविटी, उसकी रजिस्टिविटी। क्योंकि नॉर्मल यदि टेम्परेचर पर होगा तो वो एज अ इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, मतलब उससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। यदि अब हम क्या कर दें, कार्बन ब्रश का रेजिस्टेंस बढ़ा दें, मतलब ऐसे कार्बन ब्रश का उपयोग करें जिसकी रजिस्टिविटी बड़ी हो, तो उसे गर्म होने में, हीट होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर होगा यूँ कि जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, मतलब कि कार्बन ब्रश के ऊपर और कम्यूटेटर के ऊपर जो स्पार्किंग हो रही है, उस स्पार्किंग को ये खुद एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब ग्रहण कर लेगा। तो ग्रहण करेगा तो इसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आपको मालूम है जो रजिस्टेंस यदि आप बढ़ाते हैं तो करंट का मान ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना। V इज प्रोपोर्शनल टू I, और V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। अब यदि हमें क्या करना है, यही R को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I। यदि हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो I ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, करंट का मान कम हो जाएगा। तो यही रेजिस्टेंस का मान यदि हम बढ़ा दें, अर्थात कि कार्बन ब्रश का मान बढ़ा दें हम, कार्बन ब्रश का मान बढ़ाने पर करंट ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो यहाँ पर कार्बन ब्रश पर जो स्पार्किंग है, कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग कम हो जाएगी, स्पार्किंग कम हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पर। आप रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए, मतलब कार्बन ब्रश का रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए तो स्पार्किंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ब्रशों का प्रतिरोध यदि अधिक हो जाए तो शॉर्ट सर्किट कॉइल में धीरे धीरे करंट परिवर्तित होती है, और जब धीरे धीरे चेंज होगी तो परिणाम स्वरूप जो स्पार्किंग है ये नगण्य हो जाएगी, मतलब कि न्यूट्रलाइज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यही उच्च प्रतिरोध किसका होना चाहिए, कार्बन ब्रश का होना चाहिए। तो ये जो कार्बन ब्रश है, इसकी हाई रेजिस्टिविटी वाला कार्बन ब्रश यूज करके हम यहाँ पर जो कम्यूटेशन की जो प्रोसेस है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अच्छा कम्यूटेशन होगा तो आपको टर्मिनल में वोल्टेज भी अच्छा मिलेगा। दूसरा, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो तो ज़्यादा मिलेगा ही, आपके जनरेटर में जो स्पार्किंग हो रही है वो स्पार्किंग नहीं होगी, और पार्ट्स जल्दी घिसेंगे नहीं, जल्दी खराब नहीं होंगे। तो ये दोनों मेथड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आप यहाँ पर रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में आप क्या करते हैं, मतलब कि किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में हम कार्बन ब्रश का रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। जब कार्बन ब्रश का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, और V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। यदि R को आप इस साइड रखते हैं और I को पक्षांतर कर देते हैं, तो जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिक करंट कम हो जाती है। इस मेथड से, इस माध्यम से आप रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड का उपयोग करके कम्यूटेशन की प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसे समझने के लिए बहुत अच्छे से सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर 3 कॉइल A, B और C लगी हुई है।
ये कार्बन ब्रश है और कार्बन ब्रश जो है हाई रेजिस्टेंस का है, मतलब रेजिस्टेंस का मान बढ़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, मोशन करेगा, गति, क्या करेगा, गति करेगा। तो जब गति करेगा तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इसमें जो करंट है फ्लो होगी तो आउटवर्ड मतलब कि आउटपुट के रूप में बाहर निकलेगी। इसमें करंट बाहर निकलेगी ना, इसीलिए यहाँ पर लिखा है आई एम्पियर। क्या लिखा है, आई एम्पियर। और ये कार्बन ब्रश है दोस्तों, उच्च प्रतिरोध है जिसका। अब इस कॉइल में जो करंट फ्लो होगी, देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा पॉइंट। तो यदि इसके रेजिस्टेंस का मान बढ़ा रहेगा तो यहाँ पर जो स्पार्किंग हो रही है, क्योंकि ये रोटेट करेगा ना भाई, ये 3000 आरपीएम में रोटेट कर रहा है। कितने आरपीएम में, 3000 आरपीएम में रोटेट कर रहा है। तो 3000 आरपीएम में जब रोटेट करेगा तो यहाँ पर S1 है तो S1 से S2 में जाएगा, S2 से S3 में जाएगा, कंटिन्यू रोटेट करेगा ना कम्यूटेटर के ऊपर। तो जब ये जिस गति से रोटेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज लीकेज के तौर पर यहाँ पर इस कार्बन ब्रश पर आने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो है कार्बन ब्रश है, इसका रेजिस्टेंस यदि बढ़ा दें तो यहाँ पर जो लीकेज करंट अर्थात कि जो स्पार्किंग हो रही है, उस स्पार्किंग की जो करंट है उसको यह स्वयं खा जाएगा। कहने का मतलब है उसकी रजिस्टिविटी स्वयं की ज़्यादा है। तो यदि जब ये लीकेज करंट मतलब कि स्पार्किंग करंट ज़्यादा यहाँ पर फ्लो हो रही है तो स्पार्किंग करंट को खुद अपने अंदर समाहित कर लेगा, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा है। और जब रजिस्टिविटी ज़्यादा रहती है तो करंट के मान को यह ऑटोमेटिक कम कर देता है, अर्थात कि करंट को स्वयं अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो इस तरीके से जो करंट जो है स्पार्किंग हो रही है, ये कम्यूटेटर के ऊपर स्पार्किंग खत्म हो जाएगी। अब चलेंगे हम इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है, तो पोल का छोटा भाग या छोटा साइज जो सहायक के रूप में यूज किया जाता है वह इंटरपोल कहलाता है। तो पोल का जो छोटा भाग है वो इंटरपोल कहलाता है। कैसे देखेंगे, इंटरपोल मतलब पोल के दो मेन पोल के मध्य में लगने वाला पोल, जिसे इंटरपोल कहेंगे। तो डीसी जनित्र में कम्यूटेशन के कारण कम्यूटेटर तथा ब्रशों के बीच जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ है या जो स्पार्किंग है, उसी स्पार्किंग को कम करने के लिए उसके निवारण के तौर पर हम इंटरपोल का उपयोग करते हैं। और ये जो है मेन फील्ड पोल के बीचों बीच में स्थापित किया जाता है, इसीलिए इसका नाम इंटरपोल रखा गया है। तो आप कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर ये क्या है, मेन पोल है, एन मेन पोल हो गया, मेन पोल। इसके सामने वाला भी मेन पोल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, ठीक, ये हो गया मेन पोल, मतलब कि ये 4 पोल हो गया। कितने पोल का हो गया, 4 पोल हो गए। मतलब ये जो मेन पोल हो गया, इसका नाम मेन, इसका नाम मेन पोल, ये भी मेन पोल हो गया और ये भी मेन पोल हो गया। अब ये 4 पोल के बीचों बीच में इंटरपोल लगेंगे। तो इंटरपोल का साइज कैसा होगा, मेन पोल का आधा, मेन पोल का आधा। तो ये हो जाएगा इंटरपोल, आई लिख देता हूँ, ठीक है मैं। और ये हो जाएगा इंटरपोल, ये भी हो जाएगा इंटरपोल, ये भी हो जाएगा इंटरपोल। मतलब कि यदि ऊपर नॉर्थ में है तो साउथ में भी होगा, ठीक है। मतलब उसी की डायरेक्शन में इंटरपोल, दूसरे इंटरपोल को लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक इंटरपोल लगा दिए, इस कोने में एक लगा दिए, इस कोने में एक लगा दिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मेन पोल एन और एस होते हैं, वैसे ही इंटरपोल का भी उपयोग करना होगा आपको। और यहाँ पर एन पोल है तो ये एन आपको दिख रहा है, एन एन, एस एस, एस एस, एन एन, मतलब आमने सामने के दोनों सेम पोल होंगे। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, आप जो वाइंडिंग लपेटेंगे उस पर डिपेंड करेगा। आप कैसा लपेटेंगे वाइंडिंग मालूम है, श्रेणी में। तो यहाँ पर ये एस पोल बन रहा है, इसका वायर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एन पोल में। फिर वाइंडिंग लपेटेंगे आप, फिर इसका वायर कहाँ जाएगा,
इस पोल में आ जाएगा, फिर यहाँ से किस में चले जाएगा, इस पोल में चले जाएगा। तो देखो ये S बनाया तो ये क्या बनाएगा N, क्योंकि आधा जो है यहाँ पर S बन गया तो उसकी आधी कॉइल यहाँ पर लपेटी है तो ये क्या बन जाएगा, N पोल बन जाएगा। फिर यहाँ पर ये इसकी कॉइल यहाँ पर लपेटी है साथ में, श्रेणी में ना, सीरीज में है, तो यहाँ N बना तो यहाँ क्या बनेगा, S बनेगा। फिर आगे कॉइल लपेटेंगे तो जब यहाँ S बना तो यहाँ का बनेगा N बनेगा। तो इस तरीके से इसकी कॉइल की वाइंडिंग की जाती है। तो ये तो मेन पोल की हो गई। एज अ सेम श्रेणी में आप कनेक्शन करेंगे इंटरपोल का भी, और इंटरपोल में भी वैसे ही वाइंडिंग को यहाँ पर लपेटा जाएगा, फिर वायर आएगा, फिर इसमें लपेटेंगे, फिर यही तार यहाँ पर लपेटा जाएगा, फिर यही तार यहाँ पर लपेटा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर N है तो यहाँ पर S बनेगा, फिर यहाँ पर S है तो यहाँ पर N बनेगा। मतलब कि आमने सामने वाले जो पोल होंगे वो समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे। देखो इस सर्किट डायग्राम में दिख रहा है आपको, आमने सामने के पोल समान हैं, चाहे मेन पोल हो या फील्ड पोल हो, चाहे मेन पोल हो या फील्ड पोल हो। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि इंटरपोल जो होता है वो आर्मेचर के श्रेणी में होता है। तो यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम में ये N पोल है और ये S पोल है, और इसका नाम क्या रखा गया है, मेन पोल। इसका नाम क्या है, मेन पोल। ये दिख रहा है मेन पोल, यहाँ पर लिखा भी है, देखो ये क्या है, मेन पोल है। अब ऊपर में यहाँ पर देखेंगे तो ये है इंटरपोल। इसे क्या कहेंगे आप, इंटरपोल। तो ये जो इंटरपोल है, ऊपर भी एक पोल होगा तो नीचे भी दूसरा पोल होगा। तो ऊपर में नॉर्थ पोल है तो नीचे साउथ पोल होगा। अब कनेक्शन कैसा होगा, देखिए यहाँ से इसमें वाइंडिंग आप लपेटेंगे, उसके बाद इसका दूसरा जो सिरा होगा वो आर्मेचर के श्रेणी में होगा। फिर अब आपको पता है यहाँ पर जो टर्मिनल हो जाएगा वो A1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। होगा कि नहीं टर्मिनल का नाम, यदि हम नाम रखेंगे तो इंटरपोल का वायर जो टर्मिनल बॉक्स है वहां पर आकर जुड़ जाएगा। क्लियर है सभी को। अब यही वायर जब यहां से निकलेगा तो अंदर अंदर इसका अरेंजमेंट ऐसा होगा कि फिर ये इस साइड में इंटरपोल के सामने वाला जो पोल है वो भी इंटरपोल ही होगा। तो यहाँ पर भी आधी कॉइल जब यहाँ लपेटी तो आधी कॉइल यहाँ पर लपेटी जाएगी। अब देखिए सप्लाई कैसे दे रहे हैं आप, इसका कनेक्शन कहाँ से हो गया, A1 से हो गया। तो आप जब यहाँ से सप्लाई देंगे तो आर्मेचर में सप्लाई जाएगा, आर्मेचर में सप्लाई देंगे तो इसका टर्मिनल कहाँ पर है, ये है आपके इंटरपोल से। तो इंटरपोल की जो वाइंडिंग है उसमें सप्लाई जाएगा, फिर यहाँ से करंट इस टाइप से निकल कर कहाँ जाएगी, दूसरे साइड जाएगी। तो ये ऊपर बनाएगा नॉर्थ पोल और नीचे बनाएगा साउथ पोल। तो इस तरीके से ये इंटरपोल में कनेक्शन होगा। तो इसका जो कनेक्शन हो जाएगा वो A2 से होगा। देखो ये टर्मिनल क्या हो गया आपका, A1, तो इसको आप हटा देंगे तो ये पूरा पॉइंट A1 का बन जाएगा, और इसका जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये A2 का हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये ऊपर से ही मतलब इसी A1 टर्मिनल से कनेक्ट है, इसीलिए ये A2 का हो जाएगा। इस पॉइंट को A2 का नहीं बनाएंगे आप, सीधे फील्ड वाइंडिंग को A2 का बनाएंगे। तो ये A1 और ये हो जाएगा A2, ये F1 और ये हो जाएगा F2। तो इंटरपोल का कनेक्शन इस टाइप से किया जाता है। अब ये कहाँ मिलेगा, बड़े वाले जनरेटर में, जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कम्यूटेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें कम्यूटेशन की प्रॉब्लम उसी में ज़्यादा आएगी। बाकी तो सभी में स्मूथ कम्यूटेशन होगा तो उसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन जिस बड़े वाले जो जनरेटर है उसमें इंटरपोल की आवश्यकता होती है, और इंटरपोल का कनेक्शन आपको इस टाइप से मिलेगा। फील्ड में सीधे ये N पोल बन गया और इस साइड वाला S पोल बन जाएगा। तो एक तार सीधे निकल के फील्ड पोल का एक ही लाइन में घूमेगा, मतलब इधर से F1 से गया F2 में आया और सीधे फिर इधर पहुंच गया। तो इस तरीके से F1 और F2 को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो होता है ये पोल आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। तो श्रेणी क्रम में यहाँ पर आप क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। तो इस तरीके से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है आपको। चलिए इंटरपोल समझ में आ गया यहाँ पर एक एक। चलिए आगे